हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ट्रांसफार्मर की क्लासेस कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। वहां मैंने बताया था कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हम धीरे धीरे ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर के टाइप को ढंग से कवर करेंगे और उनके एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना? ज्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बनाता, लगभग 5 से 7 या 8 मिनट, मैक्सिमम 15-14 मिनट की वीडियो रहेगी, जिससे आपको देखने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। तो आज हम जिस ट्रांसफार्मर की बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, कभी कभी पेपर में इस टाइप से ट्रांसफार्मर में क्वेश्चंस आता है। और यहाँ पे भी जितने भी आप, जैसे कि इसरो दे लें, चाहे आप आरआरबी टेक्नीशियन दे लें, आरआरबी जेई दे लें, या फिर आप जितने भी छोटे छोटे पेपर देते हैं, तो उसमें कई टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सिस्टमेटिकली वर्क करें और कैसे कैसे काम करना है और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे के सारे नोट्स में बनवा रहा हूं। ठीक है, चलो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। देखो, वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर का पहली बात तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो पंखड़ियां हैं, ये जो पंखड़ियां निकली हुई हैं, इसको हम बोलते हैं कोर। क्या कहलाती है ये दोस्तों? कोर कहलाती है। उसके बाद इसका जो बड़ा वाला सर्कल है ना, वो मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। मतलब आप देख रहे हैं जो आउटर सर्कल है ना, आउटर सर्कल मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और जो अंदर वाला सर्कल है वो मेरी क्या है दोस्तों? लो वोल्टेज वाइंडिंग है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो आउटर वाला सर्कल है तो वो मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, और जो अंदर वाला सर्कल है ना, वो मेरी क्या है? लो वोल्टेज वाइंडिंग है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको टारगेट करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है, या तो एल शेप स्ट्रिप, आई शेप स्ट्रिप और यू शेप स्ट्रिप से बना होता है। ठीक है, अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं। मतलब कि इनकी जो केवीए रेटिंग होती है ना, अगर ज्यादा रखनी है तो वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगली बात यह है कि लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। देखो, आपने पढ़ा था कि जो आपका को टाइप ट्रांसफॉर्मर है और एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर है, देखो लीकेज फ्लक्स कम कहां होगा, पहले इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। आप लोगों के दिमाग में यह बात होगी कि लीकेज कहां कम होगा, तो मैं आपको सिंपल सा क्रिएट करके बता देता हूं कि जहां पे फ्लक्स को फ्लो होने के लिए नंबर ऑफ पाथ ज्यादा मिलेंगे, मतलब आपको चलने के लिए जितने ज्यादा रास्ते मिलेंगे, तो आप भटकोगे कम। मतलब सही रास्ते, गलत रास्ते मिलेंगे तो भटकी जाओगे। लेकिन अगर आप जहां भी गलत रास्ते की तरफ मुड़ते हैं, वहां भी कोई एक अच्छा रास्ता मिल जाए, तो फिर आप गलत रास्ते को सिलेक्ट ना करते हुए सही रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा ही क्या होता है कि जब फ्लक्स को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ होता है, तो क्या होता है, वहां पे लीकेज फ्लक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जब फ्लक्स जहां भी जैसे भटका, वही उसको समझाने वाले अगर लोग मिल जाए, तो वो फिर क्या होगा? लीकेज फ्लक्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, नंबर ऑफ पाथ जो है ना वो ज्यादा है। नंबर ऑफ पाथ्स फ्लक्स के लिए, फ्लो करने के लिए ज्यादा है। मतलब यहाँ पे फ्लक्स को चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो फिर वो गलत रास्ते पे क्यों जाएगा? मान लो एक आदमी को गलत रास्ता एक ही है और उसके सामने 100 अच्छे रास्ते हैं उसके पास और आसान रास्ते हैं, तो वो कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेगा? वो करेगा कोई ना कोई अच्छा सिलेक्ट कर लेगा भाई, एक गलत को क्यों सिलेक्ट करेगा? ऐसे ही हम क्या करते हैं कि इस वाले ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ पाथ को बढ़ा देते हैं। और नंबर ऑफ पाथ बढ़ाने से क्या होता है कि फ्लक्स को जो फ्लो होने के लिए जो पाथ है ना, वो कम, मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा और वो इंटेंडेड पाथ को फॉलो करेगा जहां पे उसको जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये पॉइंट भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, ये पॉइंट भी आपका। अब हम बात करते हैं कि फ्लक्स फ्लो पाथ दो से ज्यादा होते हैं। देखो, वही वाली बात है कि फ्लक्स फ्लो पाथ दो से ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि भाई उसका डायरेक्शन सही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है ना? मेन कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। देख रहे हैं आप, जो मेन कोर है ना, इस कोर के ऊपर करते क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई मेन कोर है, उस कोर के ऊपर पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या रखते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या ये बात समझ में आई? एक तरीके से हम सुपर इंपोज वायरिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि जो रिवाइंडिंग है ना, इसमें रिवाइंडिंग करना कठिन होता है। देखो, सीधी सी बात यह है कि जब हम कोई, मान लो इंटरनल वाइंडिंग है, फिर उसके ऊपर हमने एक्सटर्नल वाइंडिंग करी, फिर उसके ऊपर एक और एक्सटर्नल वाइंडिंग करी, तो कल को उसको जब से दोबारा से रिवाइंडिंग करना होगा, तो हमें पूरा का पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इंटरनल वायरिंग में कोई फॉल्ट आया, या इंटरनल वाइंडिंग के अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, तो पहले हमें बाहर वाली वायरिंग खोलनी पड़ेगी, फिर अंदर वाली वायरिंग खोलेंगे। मतलब क्या समझिए आप, कि इसको दोबारा से रिवाइंडिंग करना बहुत टफ होता है। एक तरीके से ये कहते हैं कि इसको ज्यादा जल्दी है ना मेंटेनेंस के लिए नहीं रख सकते, इसीलिए इसको इतने प्रॉपर डिजाइन के साथ बनाया जाता है कि ये बहुत कम खराब होते हैं और ज्यादा उपयोग में आते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने भी कई सारे पेपर्स दिए हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, फैक्चुअल डाटा पूछ लिया जाता है, और वो फैक्चुअल डाटा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग रिसोर्सों से, मतलब सिंगल किताब में नहीं मिलेगा,
आपको अलग अलग किताबों के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग, मतलब मैंने कूलिंग के आधार पर जब ट्रांसफॉर्मर को बताया था कि कितने टाइप के होते हैं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो जितने भी टाइप के ट्रांसफॉर्मर है उनको कितने केवीए रेटिंग तक कौन सी कूलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखो, एयर नेचुरल कूलिंग, अगर हम एयर नेचुरल कूलिंग की बात करेंगे, मतलब कि देसी कूलिंग, एयर नेचुरल कूलिंग, देसी कूलिंग का मतलब पता है क्या होता है कि भाई ट्रांसफार्मर आपका रखा है, बस अगर नेचुरल हवा चल रही है तो वो ठंडा हो रहा है और नेचुरल हवा नहीं चल रही है तो वो छोड़ दिया जाता है। तो एयर नेचुरल कूलिंग ज्यादातर 5 से 10 केवीए के ट्रांसफार्मर, मतलब सीधे से बात में हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे पूरे ट्रांसफार्मर है उनको सीधे रख दिया जाता है और नेचुरल एयर चल रही है तो वो ठंडे होते रहते हैं, वो ज्यादा गर्म नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग अगर हमको करना है तो 2 एमबीए के ट्रांसफार्मर, आप देख रहे हैं कि एमबीए से कहानी केवीए में कन्वर्ट हो गई। एमबीए से कहानी कहां कन्वर्ट हो गई दोस्तों? केवीए में। तो मतलब जैसे ही आप बड़े ट्रांसफार्मर की तरफ मुड़ेंगे तो आपको ऑयल कूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों? ऑयल के कूलिंग की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग की बात करें तो वाटर कूलिंग 500 केवीए तक का यूज होता है। अब आप देखेंगे यार कि ये वाटर मतलब पानी का भी यूज किया जाता है कूलिंग करने के लिए। दोस्तों बिल्कुल किया जाता है। अगर आप जितने भी जनरेटिंग प्लांट में देखेंगे 1960 से लेके 1900 मतलब 70-80 के बीच में जो भी प्लांट स्टेबलाइज हुए हैं, उन ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए आज भी पानी का उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे यार पानी का उपयोग कैसे करते हैं? मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से करते हैं पानी का उपयोग। क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ना, उस वाइंडिंग के चारों तरफ पाइप लपेट दिया जाता है। क्या लपेट दिया जाता है? पाइप। जैसे पूरी वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के ऊपर या जिसके अंदर वो वाइंडिंग रखी हुई है, जो टैंक के अंदर रखी है, उस टैंक के ऊपर चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक पानी का सर्कुलर पाइप बना देते हैं और एकदम चिल्ड पानी, एकदम ठंडा पानी उस पानी के उस पाइप के अंदर से होके गुजारते हैं। भाई जब पानी वाइंडिंग के चारों तरफ से किसी पाइप के अंदर से होके गुजरेगा तो वो पाइप को ठंडा करेगा और पाइप वाइंडिंग को ठंडा करेगी। ये बात समझ में आई? तो मतलब जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है उस वाइंडिंग का, तो वो जो पानी है उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, उसको ज्यादा नहीं बढ़ने देता। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पानी एक ट्यूब के अंदर से फ्लो कराते हैं, ठंडा पानी। क्या ये बात समझ में आई? और दूसरे साइड से वो पानी गर्म हो जाता है। जब अपन इधर से निकालेंगे, जब उसका चक्कर खा के निकलेगा तो पूरी की पूरी हीट को पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से उसका टेम्परेचर को गिरा देगा वाइंडिंग के। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग जो है दोस्तों हम 25 केवीए तक इस्तेमाल करते हैं। कितने केवीए तक इस्तेमाल करते हैं? 25 केवीए तक। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक और स्पेशल टाइप की कूलिंग है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। ये 10 एमबीए तक यूज होती है। उसके बाद ऑयल फोर्स, वाटर फोर्स 60 एमबीए तक यूज होती है। ऑयल फोर्स, एयर फोर्स 60 एमबीए से ऊपर की तरफ, ये एरो बताता है कि 60 एमबीए से अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऑयल फोर्स, एयर फोर्स कूलिंग का आप इस्तेमाल करेंगे। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, इसका 300 एमबीए तक यूज करेंगे। कितने एमबीए तक यूज करेंगे दोस्तों? 300 एमबीए तक। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने छोटे से समय में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई हैं कि पहले तो आप वेरी टाइप ट्रांसफार्मर को समझे क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं, फिर आप समझेंगे कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर की कौन सी मेथड कहां पे यूज की जाती है। अगली जो क्लास होगी वो आपकी जबरदस्त क्लास रहने वाली है। हम नए 2 ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, एक पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे, इसके सारे के सारे पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और मुझे कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।